एमपीसीजी प्राइम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। कांग्रेस के संगठन सृजन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भोपाल पहुंचे राहुल गांधी ने धुआंधार बैठकें की, जमीनी कार्यकर्ताओं से मिले, उनसे संवाद किया। लेकिन इस दौरान राहुल ने कई बड़ी बातें कही है। उन्होंने कहा है कि अब जिला अध्यक्ष ही टिकट तय करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस में 3 तरह के घोड़े हैं, कुछ रेस के, कुछ शादी बारात वाले और तीसरे कैटेगरी है लंगड़े घोड़ों की। एक हुआ बारात का, दूसरा हुआ रेस का, एक तीसरा भी होता है। कौन सा होता है? लंगड़ा घोड़ा। तो ये छांटना है हमें, लंगड़ा कौन सा है, रेस का कौन सा है, बारात का कौन सा है। बारात वाले को बारात में भेजना है। भोपाल के रविंद्र भवन में राहुल कांग्रेस के ग्रास रूट नेताओं कार्यकर्ताओं के बीच बोल रहे थे। जिला और ब्लॉक कांग्रेस के नुमाइंदों से हॉल खचाखच भरा था। लेकिन कांग्रेस की भरी महफिल में राहुल गांधी ने एमपी कांग्रेस की जो तस्वीर पेश की, उस पर तालियां तो खूब बजी, लेकिन उनकी बातें चौंकाने वाली रहीं। रेस के घोड़े और बारात के घोड़े को अलग तो करना ही पड़ेगा। और पहले मैं कहता था 2 टाइप के हैं। एक रेस का घोड़ा है, कांग्रेस पार्टी कभी कभी रेस के घोड़े को बारात में भेज देती है, ये कमलनाथ ने कहा है। और कभी कभी बारात के घोड़े को रेस की लाइन में खड़ा कर देती है, उसको पीछे से वो एक चाबुक पड़ता है, वो वहीं बैठ जाता है। मगर एक तीसरी कैटेगरी है, एक हुआ बारात का, दूसरा हुआ रेस का, एक तीसरा भी होता है। कौन सा होता है? लंगड़ा घोड़ा। तो ये छांटना है हमें, लंगड़ा कौन सा है, रेस का कौन सा है, बारात का कौन सा है। बारात वाले को बारात में भेजना है। राहुल गांधी ने ये तो बताया कि कांग्रेस में 3 तरह के घोड़े हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि कौन सा नेता किस कैटेगरी का घोड़ा है, किसे वो रेस का घोड़ा मानते हैं और कौन बारात वाला या लंगड़ा घोड़ा है, और लंगड़े घोड़ों को बाहर बैठाने का उनका मास्टर प्लान क्या है। ये लड़ने के लिए तैयार है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अक्सर कुछ बातों को पकड़ लेते हैं तो लगातार कुछ समय तक दोहराते हैं। गुजरात में पार्टी के अंदर बीजेपी के एजेंट होने की बात कही थी, अब मध्य प्रदेश में भी कह दिया। इसी कमरे में बीजेपी को हराने का टैलेंट बैठा हुआ है, मगर आपके हाथ बंधे हुए हैं। बंधे क्यों हैं? क्योंकि आपकी आवाज कांग्रेस पार्टी के संगठन में ठीक से नहीं सुनाई देती है। ये हमारी सेना है, ये लड़ने के लिए तैयार है, ये मरने के लिए तैयार है। बीच में 2-3 लोग उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं। कोई ऐसे लोग हैं जो फ्रस्ट्रेशन में दे देते हैं, कोई ऐसे लोग हैं जो थोड़ा बीजेपी का भी काम कर लेते हैं। और हमें कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। तो वर्किंग कमेटी ने निर्णय लिया है कि शुरुआत डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के पोस्ट से होगी। कांग्रेस समेत विपक्ष के तमाम नेता दुनिया भर में जाकर देश का दमखम बता रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर का बखान कर रहे हैं। राहुल ने भोपाल में क्या कहा वो सुनना भी जरूरी है और सुनकर उस पर सोचना भी। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर। और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया।
एमपी कांग्रेस की लीडरशिप को राहुल खरी खोटी सुनाते रहे, कार्यकर्ता ताली बजाते रहे। राहुल बोले कार्यकर्ताओं में कोई कमी नहीं है, लेकिन इनकी आवाज कांग्रेस पार्टी के संगठन में ठीक से नहीं सुनाई देती। राहुल भरोसा देकर गए कि अब मध्य प्रदेश में जो भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनेंगे वही आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को चलाएंगे, वही टिकट तय करेंगे, लेकिन कैसे चलाएंगे, कैसे तय करेंगे ये नहीं बताया। और राहुल जी ने ये भी नहीं बताया कि कांग्रेसी रेस के घोड़े से बारात के घोड़े या लंगड़े घोड़े क्यों बन गए, कमी कहां रह गई। एनडीटीवी के लिए भोपाल से अजय शर्मा की रिपोर्ट। सरकारी स्कूलों को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार के फैसले का विरोध बढ़ रहा है। रैशनलाइजेशन के खिलाफ अंबिकापुर और कोंडागांव में शिक्षकों ने नारेबाजी की। महिला शिक्षकों ने कहा कि वो घर परिवार को छोड़कर दूर दराज के इलाकों में कैसे जाएंगी। डर रोजी का है, नौकरी पर संकट का है, सोशल सिक्योरिटी का है, तो ये शिक्षक आर पार पर उतर आए हैं। अंबिकापुर के ये शिक्षक युक्ति युक्तकरण के खिलाफ मुखर है। इसी नाराजगी के बीच समायोजन के लिए हो रही काउंसलिंग के दौरान शिक्षकों ने खूब हंगामा किया, सिस्टम से बहुतेरे सवाल पूछे। हंगामा और विरोध की वजह से काउंसलिंग का काम करीब 1 घंटे तक बंद रहा। जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के अधिकारी आक्रोशित शिक्षकों को समझाते हुए नजर आए। हम लोगों ने दावापट्टी का निराकरण कल रात के बातों में सूची डाली है। जो त्रुटियां पाई गई हैं उसका हम लोगों ने निराकरण किया है। आपके शिक्षा विभाग के लक्ष्य में और सभी ग्रुप में वो देखा जा सकता है। इसके बाद भी कि आपको की त्रुटि है तो हम लोग उसमें जरूर जो है कार्रवाई करेंगे और किसी के साथ निर्णय नहीं होगा। लेकिन नाराज शिक्षक धरने पर बैठ गए। शिक्षकों का आरोप है कि युक्ति युक्तकरण का फैसला नियमों के खिलाफ है। ये उनकी नौकरी को संकट में डालने वाला फैसला है। इससे शिक्षकों को तो परेशानी हो ही रही है, छात्र छात्राओं का भविष्य भी अधर में पड़ जाएगा। पूरी की पूरी प्रक्रिया ही गलत है। इन्होंने जिस तरह से सेटअप का निर्धारण किया, जिस तरह से काउंसलिंग के लिए सूची बनाई, इनके सेटअप के निर्धारण में मिस्टेक है। इनके काउंसलिंग की जो सूची बनाए हैं, हम सरगुजा जिला नहीं, जिस भी छत्तीसगढ़ के हर एक ज़िले से हमारे पास मैसेज आ रहा है कि ये जो काउंसलिंग के लिए सूची बनाए हैं, अतिशेष का निर्धारण किए हैं, पूरा विसंगतिपूर्ण है। दावा आपत्ति करने के पश्चात उन सूची को सुधारा नहीं जा रहा है। जो लोग परेशान हो रहे हैं, जिनको अतिशेष नहीं होना था वो अतिशेष हो जा रहे हैं। ये लोग बता रहे हैं कि जिस विद्यालय में 60 तक की संख्या है वहाँ पर हम 2 शिक्षक पोस्टिंग कर रहे हैं। देखिए, काउंसलिंग की प्रक्रिया तो पदस्थापना के लिए की जाती है, पर काउंसलिंग जिस हिसाब से किया जा रहा है उससे शिक्षकों में असंतोष व्याप्त है। क्योंकि काउंसलिंग में बहुत से ऐसे शिक्षकों को भी बुलाया गया है जिनकी सेवानिवृत्ति 1 साल या उससे कम बची हुई है, और साथ में कुछ बीमारी ग्रस्त हैं, बीमारी से परेशान लोगों को भी काउंसलिंग में बुलाया गया है, उनको भी किसी तरह की कोई राहत नहीं दी गई है। तो ये थोड़ी से असंतोष वाली बात है जो काउंसलिंग को लेकर के सभी शिक्षकों में व्याप्त है। ये प्रक्रिया शुरू से ही बहुत ज़्यादा दोषपूर्ण है। इसमें सरकार की नीयत एकदम मतलब निचले स्तर की है। अगर एक भी कोई शिक्षाविद, एक भी कोई जानकार आदमी एजुकेशन के मामले में ये कह दे कि इनका जो सेटअप है, इनका जो तरीका है, जो ये बनाए हैं एक ठीक है, तो हम उसको मान लेंगे। लेकिन कोई वो शिक्षाविद कोई बोले, अभी हमारे पास उत्तराखंड का जो प्राइमरी का सेटअप है उसमें से 1 से 5 तक के लिए 1 टीचर है, 5 से 30 तक के लिए 2 टीचर हैं, और 30 से 50 तक के लिए 3 टीचर हैं, 50 से 70 के लिए 4 टीचर हैं, और 70 से ऊपर के लिए 5 टीचर हैं। कमोबेश अंबिकापुर जैसा हाल कोंडागांव जिले में भी दिखा। शिक्षक अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए और कहा कि डर का माहौल बन चुका है। टीचर ही नहीं, स्कूलों में काम कर रहे रसोइये, स्वीपर तक इस फैसले से प्रभावित हो रहे हैं। हो रहे टीचर, इसके साथ साथ जो हमारा मतलब रसोइया है और स्वीपर है, ये भी प्रभावित हो रहे हैं। मर्ज कर रहे हैं स्कूल को, उससे बहुत प्रभावित हो रहे हैं ना। समूह वाले प्रभावित हो रहे हैं, हमारा अकेले का नहीं, सभी तरफ से इधर प्रभावित। युक्तकरण से जो है बहुत ज़्यादा बच्चों को तो नुकसान हो ही रहा है,
क्योंकि हमारा जो लगाव उनसे बन चुका है और ऐसी स्थिति आ गया है युक्ति युक्तकरण से कि डर का माहौल हो गया है, क्योंकि ये जो बस्तर क्षेत्र है वो बहुत नक्सली प्रभावित क्षेत्र है, इंटीरियर जगह है, बहुत जो घने जंगल हैं और यहाँ पे शहरी क्षेत्र में कहीं हमारे लिए पद खाली नहीं है। युक्तिकरण के नाम से जो है हजारों शिक्षकों को अतिशेष बनाया जा रहा है और उनको जिले से बाहर करने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। 2008 का जो सेटअप था उसमें ये प्राथमिक शाला में 1-2 का रेशियो था और माध्यमिक शाला में 1-4 का रेशियो था, जिसको जो है घटाया गया है। प्राथमिक शाला में 5 कक्षाएं हैं, अब केवल 2 शिक्षक रहेंगे। जहां पर माध्यमिक शाला में 18 पीरियड है वहां पर 3 शिक्षक रहेंगे। कोंडागांव में शिक्षकों ने कहा कि अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को गलत जानकारी देकर गुमराह किया है और उसी के नतीजे में ये नियम लेकर सरकार आई है। अंबिकापुर में शिक्षकों ने बताया कि उनके संगठनों ने उच्च न्यायालय में भी याचिका लगाने का फैसला किया है और उन्हें न्याय की उम्मीद है। युक्ति युक्तकरण के फैसले पर जिस तरह से विरोध बढ़ रहा है उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि इस पर शिक्षकों को भरोसे में लेना इतना आसान भी नहीं होगा। एनडीटीवी के लिए अंबिकापुर से रोमी सिद्दीकी के साथ कोंडागांव से आयुष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। एमपी सरकार के उच्च शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। उच्च शिक्षा विभाग ने ग्वालियर के उन कॉलेज में कई कोर्सेज की निरंतरता खत्म कर दी है जो भारी अनियमितताएं बरते जा रहे थे, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। अब उच्च शिक्षा विभाग की कार्रवाई के बाद से जीवाजी यूनिवर्सिटी भी इन कॉलेजों को संबद्धता नहीं दे पाएगा। इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ग्वालियर में छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले कॉलेजों की दादागिरी अब और नहीं चल पाएगी। भारी अनियमितता बरतने वाले 36 कॉलेजों पर उच्च शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। एमपी के उच्च शिक्षा विभाग ने इन कॉलेजों में कई कोर्सेज की निरंतरता रोक दी है, यानी अब इन कॉलेजों को कंटिन्यूटी सर्टिफिकेट जारी नहीं होगा। उच्च शिक्षा ने लगभग 36 कॉलेजों को, ग्वालियर चंबल संभाग के 36 कॉलेजों को निरंतरता जारी नहीं करी है। निरंतरता जारी न करने से ये कॉलेज अमान्य हो गए हैं। इसीलिए जीवाजी विश्वविद्यालय इन कॉलेजों को अपने निरीक्षण में शामिल नहीं करेगा। तो इससे ये मतलब साबित होता है कि कॉलेज 36 कॉलेज ये इस बार चालू नहीं हो। इसका मतलब साफ है कि अब जीवाजी यूनिवर्सिटी भी इन कॉलेजों की संबद्धता रद्द करेगा, जिससे छात्र इनके झांसे में न आए। ये इतनी बड़ी कार्रवाई एनडीटीवी की खबर का असर है। हम लगातार ऐसे कॉलेजों की खबर दिखा रहे थे जहां शिक्षा के नाम पर मजाक हो रहा था। हमारी खबर पर सरकार ने संज्ञान लिया और अब इन कॉलेजों पर कार्रवाई हुई है। एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। एनडीटीवी लगातार ऐसी खबरें चलाता रहा कि जीवाजी विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे तमाम फर्जी कॉलेजों को मान्यता दी जाती रही जिनके पास न भवन है या फिर एक ही भवन में कई कॉलेज चल रहे हैं, न विद्यार्थी हैं, लेकिन एक कागजी कॉलेजों को मान्यता दी जाती रही है। अब मध्य प्रदेश शासन के शिक्षा विभाग ने, जो उच्च शिक्षा विभाग है, उसने ग्वालियर चंबल संभाग के 36 कॉलेजों को संबद्धता जो कंटिन्यूटी सर्टिफिकेट है वो देने से मना कर दिया। तो अब ऐसी स्थिति में जीवाजी विश्वविद्यालय की मजबूरी हो गई है कि वो इन कॉलेजों को मान्यता नहीं दे सकता है। और अब जीवाजी विश्वविद्यालय के अधिकारी स्वीकार भी कर रहे हैं कि इन कॉलेजों में जो कोर्स चलाए जा रहे थे वो कोर्स अब संचालित नहीं किए जा सकेंगे, क्योंकि जीवाजी विश्वविद्यालय नए शैक्षणिक सत्र के लिए इनको मान्यता प्रदान नहीं करेगा। इसमें खास बात यह है कि इन कॉलेजों में केवल वही कोर्स चलाए जा सकेंगे जिन्हें उच्च शिक्षा विभाग ने मान्यता दी है। बाकी कोर्स के लिए ना तो एडमिशन हो सकेंगे और ना ही जीवाजी यूनिवर्सिटी उन्हें एफिलिएशन देगी। जिन कॉलेजों में कोर्सेज की मान्यता रद्द हुई है उनमें बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, एलएलबी, पीडीजीसीए, पीजीडीसीए, पॉलिटिकल साइंस जैसे कोर्स शामिल हैं। उच्च शिक्षा विभाग का ये कदम उन तमाम छात्र छात्राओं के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है जो अगले साल कहीं ना कहीं किसी कोर्स में एडमिशन लेने वाले थे। एनडीटीवी आपसे वादा करता है कि हम आगे भी जनहित के ऐसे ही मुद्दों को लगातार उठाते रहेंगे। एनडीटीवी के लिए ग्वालियर से देव शिमाली की रिपोर्ट। इंदौर की लापता नवविवाहिता सोनम का आखिरी ऑडियो सामने आया है। शिलांग से सोनम रघुवंशी ने अपनी सास को फोन किया। सोनम रघुवंशी ने अपनी सास से फोन पर बातचीत की कि पहाड़ पर वो जाने वाले हैं। आपको बता दें कि सोनम के पति राजा का शव मिल चुका है, जबकि सोनम अभी भी
लापता है, तलाश जारी है। हेलो हेलो, हाँ मैं राजा का फोन चालू नहीं हुआ अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं, हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपवास होगा फिर? मेरा तो उपवास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। हाँ। मैं घूमने के चक्कर में अपनी ग्यारस थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो कह रही, मैं अभी खरियार बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई, मैंने कहा आज तो मेरे बहू का उपवास वापस। हाँ, खिचड़ी बना मम्मी रही का हूँ। सुबह फोन आ गया था कि उपवास है, तो मैं नहाई थी। हाँ तो कहीं दूध लस्सी जो भी मिल रहा हो उपवास का सामान वो खा लो। अब पहले ऊपर तो चढ़े, जंगल में है, यहाँ से आज कुछ मिलेगा। बाप रे, मैंने कही थी कुछ ड्राई फ्रूट रख के ले जाओ, तो बोले हाँ क्या करेंगे हम, दो ये जंगल है, पता है, घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है, चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। तो वहाँ ऊपर देखने के लिए क्या गए? वो अंदर है, वो पहाड़ के अंदर, मना करी थी मैंने तो सुनते नहीं है। हाँ अच्छा, चलो वही तो कह रही, वहाँ क्या देखने पहुँच गए तुम? यही नीचे से देख लेते। झरना देखने गए थे हाँ, बड़ा वाला। हाँ नीचे से देख नहीं लेते। तो हालत खराब हो गई मेरी तो चढ़ के, मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। वही तो कह रही अब मैं तो खाना भी ढंग का नहीं है। हाँ, कॉफी बुलवाई हाँ। तो आधा मग्गा दूध होगा और उसमें है ना 2 गिलास पानी में और कॉफी डाल के दे दी। मैंने बोला घर से रख के ले जाओ, रास्ता में ना कुछ भी अपनी जरूरत पड़ेगी, नहीं ले गए दोनों को लिए। ठीक है। हाँ? ऐसा लगा कि पता नहीं क्या पी रहे, तो मैंने तो फेंक दी उसको तुरंत। वहाँ तो ऐसी खाने के नाम पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे। हाँ नहीं मिल रही होगा, है ना, सांस फूल रही। हाँ फूल रही, तो लगाती हूँ ऊपर पहुँच के। हाँ कोई दिक्कत नहीं, लग गया ना फोन बस। चाची गई खूब पहाड़ पे जंगल में। रायपुर से लगे नकटी गांव में एमएलए कॉलोनी बनाने के लिए शासन ने नकटी गांव की 85 परिवारों को कब्जा खाली करने का नोटिस दिया। शासन के नोटिस मिलने के बाद से ग्रामीण धरने पर बैठ गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि 30-40 साल से वो उसी जमीन पर रह रहे हैं और वो किसी भी हालत में वहां से नहीं जाने वाले हैं। इस पर देखिए एक रिपोर्ट। धरने पर बैठे ये ग्रामीण राजधानी रायपुर से लगे नकटी गांव के 85 परिवारों के हैं। गांव की महिलाएं लाठी डंडे और बच्चों के साथ बरगद के पेड़ के नीचे धरने पर। ग्रामीणों का कहना है कि बरसों से वो उस जमीन पर काबिज हैं जहां से अब उन्हें बेदखल करने का नोटिस मिला है। लोगों का कहना है सरकार से उन्हें पट्टा मिला है, बल्कि प्रधानमंत्री आवास योजना से उन्हें मकान बनाने के लिए राशि मिली। उस पैसे से उन्होंने अपने घरों का निर्माण कराया है। नकटी के बाशिंदे पूछ रहे हैं कि सालों से काबिज इस जगह से प्रशासन उन्हें बेदखल कैसे कर सकता है। कई ग्रामीणों का दावा है कि ये उनकी पुश्तैनी जमीन है, उनके पुरखे यहाँ बने मकानों में रहते थे। भैया कि ये सास की भूमि है ऐसे करके नोटिस मिला है, खाली करना है ऐसे करके। 28 तारीख को नोटिस, मतलब 26 को मिला था नोटिस पिछले महीने, हाँ, कि 2-3 दिन में खाली करना है जगह, ऐसे करके बोले हैं। किस लिए खाली करना है, क्या बनना है यहाँ पे, कुछ ऐसा बताइए। यहाँ नोटिस में ऐसे कुछ लिखा है नहीं भैया, लेकिन एसडीएम के पास गए रहे बनना, जब बोली से भाई कि यहाँ विधायक कॉलोनी बनी करके मन बताई से भाई, तब हमारा पता चली थी विधायक कॉलोनी। अब वो खाली कराए के बाद, खाली तो खैर करण नहीं देवन, खाली कराए के बाद वो विधायक कॉलोनी बना ही कि भूमि ला खंड खंड करके बेची, एक कोई जानकारी नहीं है। जो पहले पता नहीं था कि ये चारागाह है, इसको बदलवाने की कोशिश की गई हो या मांग की गई हो? पूर्व में अभी तो पूर्व में जो सरपंच थे वो लोग काम जानते कि नहीं जानते नहीं पता नहीं चला। अभी हमको पता चला जब से ये असेंबली चारागाह है। तो क्या अल्टीमेटम है सरकार को आप लोगों की तरफ से? इस जगह को खाली कराने का है अल्टीमेटम, और विधायक कॉलोनी का है। तो आप क्या करेंगे अब? छोड़ेंगे नहीं जमीन तो लेने की नहीं है। जब आपका घर तोड़ा जाएगा, हटाया जाएगा, तो आप बाकायदा उनसे 2-4 करेंगे? हम उमें भी यूज कर सकते हैं। हमारे घर ला तोड़ी हमारा सियाना हरे, हमारे उतना साल से 40-45 साल से हमार सियाना यहाँ बना है, तेला तोड़ी तो हम तो ओकरो बार यूज कर सकते नीला। अभी दी से हमन तो अभी हमारे चालू भी नहीं करे ना, पूरा वो कंप्लीट भी नहीं हुआ है हमारे घर है। और टोर एक नोटिस आगे है। आपका घर मिला है क्या? हम भारती साहू, मेरा मोर तो घर नहीं मिले आवास के, फिर मोर पड़ोसी मन ला मिले है और वो मन अभी बना है। एक आजन के लेंटर नहीं खुले, ओला फोड़बो कहा थे। यहाँ मतलब 30 से 35 घर ला पूरा आवास योजना के लाभ मिले है, अब उल फोड़बो कहा थे। नकटी गांव धरसीवा विधानसभा क्षेत्र में आता है। क्षेत्रीय विधायक अनुज शर्मा का कहना है जरूरतमंद लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा,
ये जमीन चारागाह की है, शासन नियम से काम कर रहा है। पहले भी ये समस्या जब मेरे पास आई थी तो ये है पुराना प्रकरण। तो जब ग्रामवासियों से मेरी चर्चा हुई, जब पंच सरपंच के साथ मैंने स्थल का निरीक्षण किया, तब मैंने एक बात स्पष्ट तौर पर कह दी थी कि किसी भी ज़रूरतमंद को वहाँ से नहीं हटने दूंगा। ये बात मैंने उनको आश्वासन दिया था कि कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति वहाँ बेघर नहीं। शासन के रिकॉर्ड में नकटी गांव की 58 एकड़ जमीन चारागाह के लिए दर्ज है, जिसे शासन ने विधायक कॉलोनी के लिए प्रस्तावित किया है। 32 एकड़ जमीन में काबिज 85 परिवारों को नोटिस दिया गया है। शासन के रिकॉर्ड में ये सभी अवैध कब्जाधारी हैं। जिन लोगों को कब्जा छोड़ने का नोटिस मिला है, उनके पास 1200 से लेकर 20,000 वर्ग फीट तक जमीनें हैं। ग्रामीणों का अपना दावा है, शासन के रिकॉर्ड में अवैध कब्जा है। ऐसे में 90 विधायकों के आशियाने के लिए 85 परिवारों के घरों को तोड़ा जाएगा या ग्रामीणों के विरोध पर सरकार अपना फैसला बदलेगी, अब ये देखना होगा। एनडीटीवी के लिए रायपुर से जुल्फिकार अली की रिपोर्ट। बालोद में किसानों पर फिर मौसम की मार पड़ी है। खेतों में खड़ी फसल पर एक बार फिर से तूफान और भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। जहां देखो वहां पर खेतों में फसलें आड़ी हो गई है। कई किसानों का कहना है कि उनकी आधी फसल खराब हो चुकी है। अब किसानों को सिर्फ सरकार से मदद की आस है। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। खेतों में कल तक लहलहा रही खड़ी फसल आज आड़ी हो गई। भारी बारिश और तूफान ने बालोद में किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। खासतौर पर जिले के ओरमा, खरथुली, भोथली, बघमरा, लाटाबोड़, सिकोसा, पल्लेकसा, धोबनी और गुरूर इलाकों में खेतों में खड़ी धान की फसल झुक गई है। किसानों का दुख इसलिए ज्यादा है कि फसल पूरी तरह से पक चुकी थी और कटाई का काम होना था, लेकिन उससे पहले ही आई तेज बारिश और तूफान ने किसानों का बहुत नुकसान किया है। बहुत नुकसान हो है, हमारे धान काटे के हो से वो पानी शुरू करे है तो इतना पानी गिरे है कि पूरे धान सूख गए है, पूरे जरई आ गए है और बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। अभी तक के धान कटे नहीं हैं और पूरे धान में डूबे है सब, अभी तक चला थे। हमला इस साल बहुत नुकसान हो गया है इस साल फसल में। ओरम गांव के किसान नवल सिंह कहते हैं, इस बार धान की पैदावार बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन फसल काटने से ऐन पहले ही भारी बारिश और तूफान आ गया, जिससे खेत में खड़ी आधी फसल बिछ गई। अब ये फसल बर्बाद हो गई है। अच्छा 3 गाड़ा के एकड़ में उपज होने वाला था, पर जैसे हम काटने के समय आया, भारी तूफान आया, बारिश हुआ, जिससे पूरा धान सो गया, लिपिट हो गया ज़मीन के बराबर, उसमें वो पानी वगैरह और भर गया, जिससे हमारा पूरा आधा फसल पूरा नष्ट हो गया। और अभी काटने के समय एक दिन धूप करता है तो दूसरा दिन पानी गिर जाता है, उससे और भर जाता है पानी और सड़ आधा पूरा धान पूरा सड़ गया। बालोद जिले के किसानों के लिए इस बार ये आंधी और तूफान दोहरी मुसीबत लेकर आए हैं। एक तरफ तूफान से फसलें बिछ गईं, तो दूसरी तरफ भारी बारिश से खेतों में पानी भर गया है, जिससे बची हुई फसल सड़ने की नौबत आ गई है। अब किसान सरकार से मदद के लिए आस भरी निगाहों से देख रहे हैं। एनडीटीवी के लिए बालोद से संतोष साहू की रिपोर्ट। सरकारें आम आदमी को राहत पहुंचाने के लिए चाहे जितनी योजनाएं चला ले, लेकिन यही योजनाएं कैसे नीचे आते आते दम तोड़ती है, आज आपको इसकी एक वानगी दिखाते हैं। मामला खंडवा का है, जहां पे एक नहर परियोजना आज से 18 साल पहले शुरू हुई, लेकिन आज तक पूरी नहीं हो पाई है। और कमाल की बात यह कि ये योजना का काम भले ही अधूरा हो, लेकिन इसका भुगतान पूरा हो चुका है। मध्य प्रदेश की पिछली सरकारों से लेकर अब तक की सरकारों ने किसानों की खेती को सिंचाई का लाभ देने के लिए ओंकारेश्वर और इंदिरा सागर नहर योजना और उससे जुड़ी उद्वहन योजना के निर्माण में करोड़ों नहीं अरबों खर्च कर दिए। लेकिन जिस नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अफसरों के दम पर योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया, उस विभाग के अफसरों ने ही दीमक की तरह योजना को अंदर ही अंदर खोखला कर दिया। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, आपको बताते हैं। नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20 के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर टी.आर. पचौरे पर आरोप है कि उन्होंने ओंकारेश्वर नहर के निर्माण कार्य को पूर्ण बताकर ठेकेदार को करोड़ों का पूरा भुगतान कर दिया, जबकि जमीनी हकीकत देखें तो आज भी नहर कई जगह से टूटी हुई है। तो वहीं नहर निरीक्षण मार्ग भी नहीं बना, नहर क्षेत्र में पौधरोपण भी नहीं हुआ है।
क्षतिग्रस्त नहरों को लेकर इलाके के किसान शिकायत करते करते परेशान होकर जिम्मेदारों से हार मान बैठे। सवाल ये उठता है कि आखिर नहर निर्माण की खामियों और निरीक्षण के लिए बनने वाली पक्की सड़क के नहीं बनने के बावजूद ठेकेदार को पूरा भुगतान क्यों किया गया? हम तो किया और किसानों का बहुत अच्छा फायदा भी हुआ कि नदी से पानी ले रहे हैं किसान, शाखाएं चालू नहीं हुई है, पानी का कोई खेतों में जाता नहीं है, और जो मेन नहर बनी हुई है वो उसका रिसन बहुत हो रहा है, खेत खराब हो रहे हैं हमारे, बहुत सारा नुकसान किसानों का। मेरा खुद का खेत टमाटर की खेती थी, खराब हो गई उसमें रिसन से। विभाग भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बीन बजाता रह गया और उधर काम पूरा होने से पहले ही ठेकेदार को पूरा भुगतान कर दिया गया। ओंकारेश्वर नहर परियोजना की मुख्य नहर के साथ माइनर नहरों का काम भी अधूरा है। इलाके के किसान भी खासे खफा हैं। किसानों का कहना है कि ओंकारेश्वर नहर का निर्माण काम आज वर्षों बाद भी अधूरा है। वहीं जो निर्माण हुआ उनकी गुणवत्ता भी ठीक नहीं। हमारी टीम ने आरोपी अफसर TR पचौरे से उनका पक्ष जानना चाहा तो साहब ना तो ऑफिस में मिले न फोन उठाया। इस योजना का टेंडर साल 2007 में हुआ था। निर्माण कार्य 3 साल में पूरा होना था। प्रोजेक्ट की लागत करीब 3,500 करोड़ रुपए थी। 18 साल बाद भी काम पूरा नहीं हो पाया है। काम पूरा बताकर एजेंसी को पूरा भुगतान कर दिया गया। किसानों के खेतों के लिए सिंचाई का पानी देकर उन्हें हरा भरा बनाने की योजना भले ही पूरी तरह से परवान न चढ़ पाई हो, लेकिन ऐसा लगता है कि इस योजना से अधिकारियों ने जरूर अपनी तिजोरियां हरी भरी कर ली हैं। अब मामले में क्या और कब तक कार्रवाई होती है ये देखना होगा। NDTV के लिए खरगोन से आशिफ खान की रिपोर्ट। MPCG प्राइम में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है।